नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में रोजगार के हाल किसी से छुपे हुए नहीं है। वैसे तो देश के ही हाल किसी से छुपे नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयां, समस्याएं देश की जो आम जनता है, लोग हैं, दो चार हो रहे हैं। लेकिन बड़ी समस्याओं में बहुत संकट पैदा करने वाला जो एक विषय है वो है रोजगार। और जो ताजा आंकड़े हैं बार बार कहते हैं कि ऐसी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी। रोजगार को लेकर हाहाकार है, निराशा है, हताशा है। पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, उनकी जो योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलने या नौकरी नहीं मिलने, रोजगार नहीं मिलने पर मौत को गले लगाने की घटनाएं भी निरंतर बढ़ रही हैं। बार बार सामने आ रहा है कि ये जो है सुसाइड है, उसमें रोजगार या बेरोजगारी को लेकर, रोजगार ना मिलने या बेरोजगार रहने के कारण आत्महत्याएं करने का सिलसिला देश में तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो बार बार कुछ ऐसे दावे करते हैं, कुछ ऐसे उनकी ओर से एक दावा किया जाता है जो गले उतरता नहीं है। अभी उन्होंने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की जानिब से कुछ दावा किया है कि पिछले 3-4 सालों में देश में 8 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अब अगर 8 करोड़ रोजगार देश में होते तो ये जो दूसरे जो पक्ष हैं, दूसरी जो स्थिति है, हालात हैं, वो शायद कभी नहीं होते कि जो रोजगार के अभाव में निराश होकर, हताश होकर युवा सुसाइड कर लें। और अब फिलहाल में तो जो ताजा दावा है मोदी जी का, उसको लेकर फिर एक बहस छिड़ी हुई है, रार मची हुई है, तकरार चल रही है आपस में। दावे के बाद प्रतिदावे बार बार विपक्ष की ओर से हो रहे हैं। और अर्थशास्त्री जो हैं, अर्थशास्त्रियों से भी हमने बातचीत की, वो ये सब जो आंकड़े आए हैं 8 करोड़ रोजगार बीते 3-4 सालों में, उसे वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहीं कूट रचित बता रहे हैं, भ्रामक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आंकड़े गुमराह करने वाले हैं। ये तो सब चल रहा है। सचमुच में क्या हालात हैं रोजगार और दूसरा शिक्षा की जो स्थितियां हैं, वो उसको बार बार तस्वीरें सामने आती हैं। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बड़ा तीखा एक तंज किया है, और ऐसे मंच से किया है जिस मंच को शेयर कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब। और अवसर जो था, वो अवसर बड़ा विशेष था। जो प्रधानमंत्री जी को लेकर एक स्कीम मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई है। अभी गत दिवस यहाँ एक बड़ा जलसा हुआ है और मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में हुआ है। और जो कुछ वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मंच से कहा है, उसे आंखें खोलने वाला मान सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। सरकार दावे कुछ भी करे, प्रधानमंत्री जी कुछ भी दावे करें, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने कैसे आती है, उसी का एक पक्ष, उसी का एक पहलू हम मान सकते हैं। हम सबसे पहले जो हमारी ये नियमित 6 बजे की बहस है, उसमें अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबको जोड़ेंगे। जुड़ गए हमारे साथ पैनलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, हेमंत कुमार जी हैं, रविंद्र शौरण जी हैं, और साथ साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी जी हैं। हम सभी का स्वागत करेंगे। अभी आगे और भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, लेकिन हम अभी चर्चा और सवालों का सिलसिला शुरू करने के पहले वो वीडियो जरूर अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे और हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी दिखाना चाहेंगे। एक तो मोदी जी का वो दावा जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले किया, पहले वो हम दिखाते सुनाते हैं, फिर उसके आगे की और जो तस्वीरें हैं जिसका मैंने जिक्र किया वो दिखाऊंगा, और फिर मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा। पहले देखते हैं मोदी जी क्या कुछ दावा कर रहे हैं बीते 3-4 सालों में रोजगार एक बहुत बड़े तादाद में देने की बात। पहले हम देखते हैं मोदी जी को। कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में
देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। ये मोदी जी थे जो अभी महाराष्ट्र पहुंचे थे, खासकर वो जो एक चर्चित शादी अंबानी जी के यहाँ पहुंचे हुए थे, उसके ठीक पहले उन्होंने महाराष्ट्र में एक बैठक की और उस बैठक में ये आंकड़े वे दे रहे थे। 2 दिन पुराना है। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये उस गुजरात की है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और बड़े दावे जो करते हैं। वो तस्वीर सारे देश ने देखी है, लेकिन ये विषय ऐसा है कि यहाँ कनेक्ट होती है वो तस्वीर जब दावे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की 8 करोड़ रोजगार बीते 3 सालों में, 4 सालों में। ये तस्वीर दूसरी है जहां थोड़ी सी चंद नौकरियों के लिए किस तरीके से टूट पड़े हैं युवा। ये देखो, ये तस्वीर देखा है देश ने इसको, लेकिन चूंकि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत बांटनी है, भर भर के रोजगार बांटे। ये तस्वीर ये तस्वीर एक थी और अब ये तस्वीर भी देखिए, इसको भी देखिए और सुनिए भी इसको। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मध्य प्रदेश के। श्रेष्ठ विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि केवल एक और वाक्य पकड़ लेना, केवल एक और वाक्य पकड़ लेना। ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश गुना से आने वाले विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि आप तो पंचर की दुकान खोल लीजिएगा, डिग्री में कुछ रखा नहीं। और मौका क्या है, प्रधानमंत्री जी के नाम से जो एक्सीलेंस कॉलेज शुरू हो रहे हैं मध्य प्रदेश, उस मौके पर कह रहे हैं। और इस मंच पर जो है वो वर्चुअली प्रोग्राम है, वर्चुअली जुड़े हैं गुना से, और जो केंद्रीय गृह मंत्री साहब वो इंदौर से जुड़े थे, वो तमाम इसकी खूबियां और तमाम गिना रहे थे, वो अलग बात कर रहे थे। अरुण जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आपने तीनों तस्वीरें देख ली, प्रधानमंत्री जी का दावा 8 करोड़ रोजगार, दूसरा आपने वो गुजरात की तस्वीर, देश ने देखा, उस पर भी बड़ा विस्मय था कि उस गुजरात जहां से खुद प्रधानमंत्री जी आते हैं और क्या हालात हैं रोजगार को लेकर, कैसे टूट रहे हैं वो लोग, कैसे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक अदद नौकरी के लिए। और तीसरा ये पन्नालाल शाख साहब का बयान कि आप एक पंचर की दुकान खोल लीजिएगा। कैसे एलोबरेट कीजिएगा वो प्रधानमंत्री जी का दावा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ये कहना कि पंचर की दुकान खोल लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो पकौड़े तलना भी रोजगार है। सब कैसे कनेक्ट करके आप, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी अरुण जी? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री से ये पूछूंगा कि अगर 8 करोड़ रोजगार पिछले 3-4 साल में बने हैं तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन क्यों दे रहे हो? वो कहां गए? 72 करोड़ करो ना, 8,000 कम करो। नहीं होगा, क्योंकि दरअसल जो चीज है कि जो उन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाए युवाओं के विकास के, तो विकास का नजरिया अभी हम सबने देखा है, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे वो हवाई अड्डों की बात हो, जो प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें करते रहे, दरअसल अब इसमें कोई शक नहीं है, आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवाय गलत जानकारी देने के, झूठे आंकड़े पेश करने के कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आप देखना शुरू करें तो किसानों की बात हो, फौजियों की बात हो, देश में कर्मचारियों की बात हो, आम आदमी की बात हो, कहीं किसी मुद्दे पर एक भी तथ्य के साथ जानकारी अब उन्होंने कह दिया तो आप मान लो, क्योंकि रिजर्व बैंक के आंकड़े सतही जमीन पर क्या है उसे देखना चाहिए। आप गुजरात का आपने एक दृश्य दिखाया,
एक मेयर के यहाँ चपरासी की जगह थी, कितने लोग पहुंच गए। ऐसी परिस्थिति चारों तरफ बनी है, हर जगह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहाँ नहीं है। अगर आप बात करें, वो उनका दावा मान लिया जाए प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने चारों तरफ, तो विकास के नाम पे हमको क्या दिख रहा है? बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां दिख रही हैं, टूटते बांध और सड़कें दिख रही हैं, बंद होती सुरंगें धंसती हुई दिख रही हैं। ये विकास के मॉडल हैं। और इसके बाद भी सीना ठोक के कहने की हिम्मत उनमें है कि वो विपक्ष को गाली देंगे। अब ताजा मुद्दा जो है, आप सोचिए, अग्निवीर को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। वर्तमान बीजेपी सरकार ने, मैं पूरे दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकार जो है वो सेना को कमजोर कर रही है, वो सेना को दांव पे लगा रही है। उसके बाद दावा यह है कि अग्निवीर के लिए, अरे अग्निवीर, आप दुनिया का, देश का जो थिएटर बन रहा है, दुनिया में आर्मी का जो लड़ाइयां चल रही हैं, रूस जैसा देश, छोटे से देश यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गए। और आप इतने बड़े देश हो, आपका दुश्मन आपके सबसे सामने खड़ा है, वहां आप सामान्य सैनिकों की जगह पार्ट टाइम सैनिक भर्ती करना चाहते हो। अब इससे लगातार हमारे देश में आतंकवाद है, सब दुनिया जान रही है। तो सबसे पहले आप उस युवा का सपना मान रहे हो जो फौज में जाता है, तो कम से कम 15 साल की नौकरी के लिए मोदी जी इस पर कोई बात नहीं करेंगे, वो कहानी सुनाएंगे। लेकिन जो आने वाले समय में क्या होना है कि जब 4 साल के बाद निकलेगा वो लड़का, तो या तो वो किसी सेठ के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, या किसी जाके किसी संगठन में शामिल होगा, क्योंकि आज भी फौज के निकले हुए लोगों को नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन एक्स आर्मी वालों का कोटा किसी राज्य में, देश भर में पूरा नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं, उन्हें कहना है, वो जो बोल जाएं सो बोल जाएं। वास्तविकता ये है कि पीएम को जमीनी हकीकत नहीं मालूम है, और वो जब एक सुर में बोलते हैं, दरअसल उनके, वो जब चलते हैं तो हमने छोटेपन में घोड़े के तांगे को देखा, वो सामने यूं देखता है ऐसे, वो इधर उधर नहीं देखता है। तो उन्हें जो कहना है वो कहते चले जाते हैं, विपक्ष को गाली दे देंगे। लेकिन जो जो आपने दावे किए हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उन पर आके पॉइंटेड बात कर लीजिए ना, एक एक मुद्दा दे के। आप क्या बात करेंगे? क्योंकि आपके पास अब अयोध्या में राम मंदिर अभी सबसे बड़ा मुद्दा था। क्या स्थिति है वहां की? 68 करोड़ रुपए की लागत में 1 किलोमीटर जो सड़क बनी वो धसी हुई है, राम मंदिर टपक रहा है। और दावा अगर प्रधानमंत्री का सुनो तो भव्य उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। जो बात कही पन्नालाल शाक्य ने, मैं कहता हूं कि उनसे ज्यादा उन्हें सम्मानित करना चाहिए, उनसे ज्यादा साफ गोई वाला विधायक नहीं मिलेगा। बड़ा देखिए, कॉलेज का नाम देखिए, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जी। भाई, हम सब मित्र जानते हैं कि पीएम की एक्सीलेंस किसमें है। खुद पीएम कह चुके हैं कि वो अनपढ़ है। अब अनपढ़ के नाम से अगर एक्सीलेंस में जाएगा तो आदमी कहां जाएगा? इससे बढ़िया तो भाजपा विधायक ने कहा कि आप पंचर की दुकान खोल लो, बिल्कुल, उसमें ज्यादा बढ़िया है। वाह, अच्छा है कि उसने नाले की गैस पे दुकान खोलने की, चाय की दुकान खोलने की बात नहीं की। उसने 2AB भी नहीं गिनाया, वो उसे असलियत मालूम है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी स्तर पर हम सब जानते हैं, आंकड़े तो कल को कोई भी आके कोई भी आंकड़ा दे सकता है। अब नई चीज ये है कि प्रधानमंत्री अपनी बात से पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, लड़कियां रोती रहीं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं हुई। ऐसे ही वो जितने आरोपी लोग थे अलग अलग चीजों के, देखो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, चूंकि गुजरात में पुल टूटा था, क्या हुआ, अभी मरे हाथरस में 122 लोग, किस पर आई बात? नहीं, कोई बात नहीं, बस उन्हें गाली देनी है, विपक्ष को देनी है और झूठे आंकड़े देने हैं। अगर नौकरियां और रोजगार होते तो आज अखबारों की खबरें अगर हम और आप देखें, सब लोग जानते हैं रोज आत्महत्या के आंकड़े युवाओं में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे। जी जी। उन्हें जो है, उन्होंने आज बात कही कि इतने रोजगार हो गए, तो फिर अगर 8 करोड़ रोजगार मिले हैं तो हम लोग सब अलग अलग राज्यों से हैं, कहीं हमारे किसी राज्य में कोई तस्वीर बदली? हम मध्य प्रदेश में बैठे, हम दिल्ली को भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी बुरी चीज है वो है बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी
खत्म नहीं हुई, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अगर आपको लगता है कि आप युवाओं का भला करना चाहते हैं तो आपने पहला काम क्या किया, जोर शोर से लाए अग्निवीर योजना। 15 साल की नौकरी कम से कम होती तो उसे 4 साल पे ले आए। इसके बाद आप जो है बात कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं युवाओं के लिए? आपके पास क्या है देने को? कोई नई चीज नहीं है। आप उन्हें रोजगार के साधन नहीं दे पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में दावा किया गया था इंसेंट जो अप्रेंटिस जो रहता है उसको स्टाइपेंड मिलता है, उसको रोजगार में शामिल कर दिया। बिल्कुल ट्रेनिंग बिल्कुल अरुण जी, वो आप जो आप कह रहे हैं, मैं दोबारा 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 लौटता हूँ पूरी तरीके से। जो आंकड़ों की, जो फर्जी आंकड़ों की मायाजाल की बार बार बात होती, हेमंत जी के पास चलता हूँ। हेमंत सर, इसमें एक और दिलचस्प है। मोदी जी ने कहा है कि 8 करोड़ रोजगार, लेकिन जो उन्हीं के कैबिनेट के साथी हैं, सहयोगी हैं, हरदीप पुरी साहब, उन्होंने 12.5 करोड़ की बात करी है। बड़ा अलग है, दोनों डेफर हैं। सरकार एक एक मुखिया है सरकार के, दूसरे जो है उन्हीं के सबऑर्डिनेट। कैसे कीजिएगा? ये तो खुलकर आता है ना सामने। और फिर इन सब के बीच आप विपक्ष पे आरोप लगाइए कि विपक्ष जो है गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। आपका विधायक कह रहा है कि भैया मत आप डिग्री पाइए, आप तो पंचर की दुकान खोल लीजिए। आपकी प्रतिक्रिया हेमंत सर? मैं मीनू जी का भी स्वागत करूंगा। मीनू जी हमारे साथ जुड़ गई है, राजनीतिक विश्लेषक। मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजीव जी। सॉरी, प्रधानमंत्री जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस दौरान रोजगार का सवाल विपक्ष की ओर से बहुत मजबूती से उठाया जा रहा था। नौकरी और रोजगार उसी का नतीजा है 240 पर आके रुकी है गाड़ी। वो भी बहुत बड़ा इशू रहा है, बहुत बड़ा इशू रहा है। इन सवालों पर प्रधानमंत्री जी ने कोई आंकड़ा उस समय अपने किसी चुनावी भाषण में उन्होंने जारी नहीं किया कि हाँ हमारी सरकार ने 10 सालों में कितने रोजगार दिए। और ये तो कहा जा रहा था ना कि आप कह रहे थे प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार हम देंगे, तो लोग पूछ रहे थे कि 10 साल में तो 20 करोड़ हो जाना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ का भी कोई आंकड़ा बताते उस समय कि हमने, हमारी सरकार ने ये दिया है, तो उस समय यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं की उन्होंने? उस समय ये विपक्ष को झूठा साबित करते कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, फर्जी आरोप लगा रहा है, ये देखिए आंकड़े हमारे पास में है, सरकार तो आपकी है, सारी एजेंसियां आपकी है, आपके पास सारे आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के जरिए विपक्ष को चुप करा देना चाहिए था। लेकिन आपने तो उस समय इस पर कुछ नहीं कहा। आप क्या रहे थे? आप लोगों को बता रहे थे कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी तो वो आपका घर छीन करके मुसलमानों को दे देगी, मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देगी, 2 भैंस होगी तो 1 भैंस खोल करके ले जाएगी। तो ये इस स्तर का जो पूरा चौपाल पर जो गप गोष्ठी होती है, उस टाइप की बातें प्रधानमंत्री जी उस समय कर रहे थे। और उनका लक्ष्य बड़ा था, वो लक्ष्य था पूरी तरह ध्रुवीकरण करना। उसका भी लाभ मिला है। ये ऐसा नहीं है कि जो ये 240 पहुंचे हैं, उन्होंने अपने कोर वोटर्स को बहुत अधिक टाइट करके रखा और इसी आधार पर उनको ये सफलता भी मिली है कि वो जो कोर वोटर में जो बिखराव था उसको जोड़े रखने के लिए उन्होंने बहुत ही गंदा ढंग से सांप्रदायिक कार्ड खेला था। तो ये करने की क्यों नौबत आई? उनके गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात मॉडल तो सभी मोर्चे पर, चाहे करप्शन का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, वो कहते हैं ना कि हमारा मॉडल गुजरात मॉडल है। वो दुनिया में इसका प्रचार करते हैं कि देखिए गुजराती लोग निश्चित रूप से बहुत उद्यमी होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन जो मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है और मोदी जी का जो गुजराती गिरोह है, उसका मॉडल क्या है? करप्शन के मामले में सबसे ज्यादा पैसा लेकर भागने वाले लोग तो उसी स्टेट के लोग हैं, जो संयोगवश जो मोदी जी के सबसे नजदीक हैं। मोरबी में वहां पुल गिर गया, आपने क्या कार्रवाई की? कौन सी कार्रवाई की? आज तक कुछ नहीं कहा। अब आप तो ऐसे ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं, आप इतना ही लोकतांत्रिक हैं इतना कि आप अगर कोई रोजगार के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएगा तो पहले तो उसको आप उठाकर जेल में 2 साल के लिए ठूस देंगे। आपकी पुलिस उठाकर उसको, तो आप लोगों की जुबान भी बंद कराना चाहते हैं और लोगों की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। और एक तरफा अब बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने 8 करोड़ रोजगार दिया। आप कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी लोग हैं ये विदेशी निवेश के या भारत में किसी तरह के निवेश के दुश्मन है। निवेश के दुश्मन शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने। आप बताइए कि इनका जो विदेशी निवेश है वो 27-28 अरब से पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले में वो अब घट करके आधा से भी कम रह गया हुआ है। ये तो उनका सरकार का ही आंकड़ा है ये। तो आप विपक्ष को निवेश का दुश्मन बताते हैं, उनको रोजगार का दुश्मन बताते हैं। आपके राज्य में
10 पदों के लिए वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी निकालने वाला भी इतना जरूरत करता है कि क्या वेतन दिया जाएगा ये नहीं बताता है। लोग जब आएंगे उनसे इंटरव्यू होगा, वो निगोशिएबल होगा कि दो पक्ष बैठ करके बात करेंगे कि कितना चाहिए। ऐसी कौन सी नौकरी होती है? ये तो एक तरह से हुआ कि आप लोगों की बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि 10 पदों के लिए अगर 2-4 हजार आदमी अगर आ जाएंगे तब तो आप उनको अगर 5,000 भी ऑफर करेंगे तो लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अग्निवीर के बारे में जो प्रचार हो रहा है, अभी एक फिर प्रचार चल रहा है, वो रवि किशन की बेटी का प्रचार किया जा रहा है कि वो कैसे आई थी उसमें। तो मैंने सवाल किया था कि बताइए कि रवि किशन जी की बेटी को क्या उस नौकरी की जरूरत थी? अगर सेना में जाने का इतना ही ग्लैमर और रोमांच और उत्साह उनके मन में था तो सेना में अफसर बनने के लिए कुछ करना चाहिए था। तो अग्निवीर में भर्ती होने की क्या मजबूरी थी उनकी? ऐसा तो नहीं था उनको घर चलाना था। तो मार्केटिंग करने के लिए रवि किशन की बेटी को सामने लाया गया था कि अग्निवीर बहुत ऐसा स्कीम है कि रवि किशन की बेटी भी उसमें नौकरी करना चाहती है। लेकिन अग्निवीर में अगर कोई जा रहा है तो निश्चित रूप से जब बेरोजगारी इतनी अधिक है तो जो सामने में उपलब्ध जो अवसर होगा उसको लोग अवेल करते हैं। क्या करेंगे? दूसरे उपाय तो है नहीं। अब कोई यहाँ इंजीनियरिंग करके लोग बैठे हुए हैं तो पता चलता है कि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई ना कोई नौकरी कर लेते हैं। भयावह स्थिति है। हेमंत जी वो तो दिल्ली बड़े डिग्रीधारी जी, दिल्ली बड़े डिग्रीधारी वो एक अदद चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पाने के लिए भी वो बेताब होते हैं कि यहाँ कम से कम कुछ तो मिल जाएगी नौकरी। बेरोजगार रहने से चाहे घर परिवार पल जाए। खत्म करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप अपना एक समअप करिए। बस अपनी बात मैं खत्म ही कर रहा हूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये रोजगार के सवाल पर और भ्रष्टाचार के सवाल पर बिल्कुल ही ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। करप्शन निश्चित रूप से इतना अधिक बड़ा है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं या बिहार के अभी जो राजस्व मंत्री जो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बिना कोई पैसा दिए किसी का काम ही नहीं होता है। और ये पहले राजस्व मंत्री नहीं है, इसके पहले भी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। वो उस समय बीजेपी सरकार में शामिल थे और बीजेपी कोटे के ही मंत्री थे, और इस बार भी बीजेपी कोटे के ही मंत्री ये बात कह रहे हैं। और कैटेगरिकली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, अफसरों की मीटिंग में ये बात कही। तो करप्शन का लेवल इस तरह का है कि आप अधिकारियों को आपने पूरी खुली छूट दे रखी है। अब प्रधानमंत्री के पीएमओ में जिस तरह के अधिकारियों का पूरे जो कब्जा है पिछले 10 सालों से, वो किस तरह के गिरोह काम कर रहा है वहां पर। आपको यूपीएससी तक की जो विश्वसनीयता है उसको दांव पर आपने लगा दिया है। पूजा खेड़कर का मामला क्या है? तो यूपीएससी लग रहा है कि यूपीएससी भी अब वो उसका भी पर्चा लीक होगा और उसका पद भी बिकेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हेमंत सर। वही सारी चीजें हैं कि हर तरफ तो है, पर्चे लीक हो रहे हैं। नीट का आपने देख लिया कि अब तक कुछ नहीं हो पाया, सरकार की ओर से कुछ निकल कर नहीं आया। हर तरफ हाहाकार और उसके दावे बड़े बड़े हैं। बिलाल सर, ये एक सवाल ये भी होता है, मतलब इसको तंज में भी लोग पूछते हैं, 8 करोड़ नौकरियां फिर भी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी वाली नौकरी लेना नहीं चाहते? ऐसा मान लिया जाए कि आप इतनी बांट रहे हो लेकिन हमें नहीं चाहिए आपकी नौकरी, इस तरीके से कुछ दृश्य माना जाए अगर उसको जो तंज की बात होती। और हकीकत में इतने इस तरीके से दावे कर दिए जाना, ऐसे आंकड़े आप रख दीजिए देश के सामने जिसमें हकीकत सच्चाई कुछ है ही नहीं। आपकी प्रतिक्रिया बिलाल सर? संजीव जी, अब वो शेर याद आ जाता है कि तेरे वादे भी जिए हम, ये जान झूठ जाना, जो खुशी से मरना जाते एतबार होता। तो क्या किया जा सकता है इनका? क्या इलाज क्या है? आदमी को तो आदत पड़ी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि साहब जो है विपक्ष का नरेशन है, नैरेटिव वो सेट करते हैं, गलत प्रचार करते हैं। उन्हीं का विधायक तो कह रहा है, बीजेपी का विधायक, कि भैया छोड़िए, पंचर की दुकान खोलिए, मत पाइए डिग्री, कुछ नहीं होने वाला है। निराश है, हताश है। कितने लोगों का 2.5-3 लाख लोगों का वो जो अभी अरुण जी ने कहा उसका सम्मान करना चाहिए। इतनी ईमानदारी से साफ से बोल तो पा रहा है, नहीं तो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग खड़े हुए। बिल्कुल, मैं तो आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं तो डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर रहा भाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड पे बोला कि हमने देश के अंदर 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया, और फिर उसके 4 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आप कहने लगे कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो 30 करोड़ लोग 3 महीने पहले निकाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं।
अब जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, तो रिजर्व बैंक, देखिए संजीव जी, दिक्कत क्या है, जब आप इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्ता खत्म कर देते हैं, जब इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी खत्म कर देते हैं, जब उन पर आप राजनीतिक कब्जे कर लेते हैं, तो इंस्टीट्यूशन ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप चाहते हैं, सरकारें चाहती हैं। आज आज रिजर्व बैंक की आप जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, आप सोचते हैं वो स्वायत्ता बरकरार है? रिकॉर्ड पर है कि जब जब नोटबंदी के फैसले लिए गए थे, वो कैसे लिए गए थे। ये रिकॉर्ड पर है। जब अरुण जेटली हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने रिजर्व बैंक जो डिविडेंट देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 50,000 करोड़ का, उसकी उसकी लिमिट ही तोड़ दी थी। रिजर्व बैंक में अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए थे। तो आज भी ऑनरेरी डायरेक्टर्स अपॉइंट्स हैं, उसकी स्वायत्ता खत्म कर दी गई है। जैसे रिपोर्ट चाहते हैं आप, ऐसी रिपोर्ट आती है। आपने देखा होगा योजना आयोग में भी आपके सारे लोग बैठे हुए, आप अर्थव्यवस्था को लेके जैसी रिपोर्ट चाहते हो ऐसी आ जाती है। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन में भी आपके लोग बैठे हुए, जैसे आप चाहते हैं ऐसा हैंडल होता है। तो आप अपनी जो पॉलिसी लेवल पर जो अपनी खामियां हैं, वो इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके माध्यम से जस्टिफाई कराना चाहते हैं दरअसल, कि रिजर्व बैंक ने ऐसी रिपोर्ट दे दी। वास्तविक तो ये सही रिपोर्ट नहीं है। हिंदुस्तान के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर भारत की ग्रोथ 10% के एतबार से 20 साल तक कंटिन्यूटी में बढ़ती है, 20 साल तक, तब भारत 1 करोड़ रोजगार प्रति ईयर दे पाएगा। ये हिंदुस्तान के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है, ये मेरा नहीं कहना। भाई बिलाल सब्जवारी तो इकोनॉमी का स्टूडेंट है, लेकिन फाइनेंस इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं है। जो एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है। और आप ये इमेजिन कर सकते हैं हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 10% 20 साल तक मेंटेन रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। तो आपने जो नीतिगत गलतियां की हैं, आपने जो पॉलिसी लेवल पर जो गलतियां की हैं, उसको देश भुगत रहा है। और अब ऐसे इतनी गुंजाइश नहीं है इस देश के अंदर, इसकी अर्थव्यवस्था बैठी पड़ी है। आप जानते हैं इस वक्त जो देश पे कर्ज है, 205 लाख 214 लाख करोड़ हो रहा है शायद, 214 हाँ, लाख, 208 लाख करोड़, 208 लाख हाँ, करोड़। मैंने कल ही देखा था, 205 लाख करोड़ का है कर्जा जी देश जी का, जी जी, जिसमें 160 लाख करोड़ केंद्र सरकार पर और 45 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स पर है। जी। और इससे पहले भी आपकी जितनी भी योजना आयोग की रिकमेंडेशंस आई हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप इन कर्जों को नहीं रोकेंगे तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप राजकोषीय घाटे को घटा सकें। बजट आना है, फिर आपके पॉलिटिकल कंपल्शन अपनी जगह खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी अब एक टिक टिक बॉम्ब की तरह हिंदुस्तान में पैदा हो रही है। ये कब जाके ब्लास्ट होगी, इसका तस्वर नहीं कर सकते। और ये इसका जो मॉन्स्टर है, वो किस तरह से प्ले आउट होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे आंकड़े रख सकता हूं आपके सामने, बहुत सारे डिटेल्स रख सकता हूं, लेकिन देखिए कुल मिलाकर ये सरकार हर फ्रंट पर फेल है। दिन पर दिन इस सरकार की तीसरे कार्यकाल है। इस सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंदर मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, और इस सरकार का जो झूठ बोलने का तरीका है वो अपनी जगह मौजूद है। डे बाई डे इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है। और अब जनता के अंदर जो एक सब्र की सीमा होती है, वो भी उस चरम सीमा तक पहुंच गई है कि उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। आज आपने देखा होगा अलीगढ़ के खैर में एक महिला ने आज देखा होगा कि एक आत्मदाह कर लिया। आप देख रहे हैं कि नीट पर स्टूडेंट पर किस तरह से लाठियां और वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं। आप ही पर्चे लीक करवा रहे हैं और आप ही लाठियां चलवा रहे हैं। उल्ट आप देख रहे हो किस तरह से पुल टूट रहे हैं, किस तरह से रोड सिंक कर रही हैं, किस तरह से केदारनाथ के 208 किलो सोना गायब हो जाता है। पूरी तरह मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है। संजीव जी, ये देश बहुत ही गंभीर हालात से गुजर रहा है। और
जनता मुसलसल इसको रीड कर रही है, सरकार दिन पर दिन एक्सपोज हो रही है। और अब मेरे को नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की छवि उस स्तर की बची है कि उनके प्रति लोगों की कोई रेस्पेक्ट बची है। वो एक शेर फिर मुझे याद है कि आंख से भला दिल की दूरी ही कितनी है, सीढ़ियां उतरने में देर कितनी लगती है। अब वो स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक कह रहे हैं वो, आप सही कह रहे हैं कि देश में हाहाकार के हालात हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो मिथ्या आंकड़े देना या वो जो ऐसे दावे कर देना जो गले ही नहीं उतरते। मीनू जी, मैं रविंद्र जी के पास जाने के पहले आप ही से पूछूंगा, क्या आप ओवरऑल की इतना सब होने के बाद सुधरने का नाम नहीं लेते साहब, और ऐसी चीजें प्रस्तुत कर देते हैं जहां जो सूट कर रहा है। वो आप जो रिजर्व बैंक के आंकड़े उसमें बहुत साफ निकल के आता है, जो 8 करोड़ की बात की उन्होंने, वो कृषि क्षेत्र के भी वो जो जो रोजगार उसमें सृजित होते हैं उसको भी जोड़ दिया गया है। वो कभी नहीं जोड़े जाते। जो अर्थशास्त्री जो दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कभी नहीं ऐसा देश में हुआ। 6 करोड़ से कुछ ज्यादा आंकड़े वहां जोड़े गए, 6.5 करोड़ के आसपास आंकड़े, और हरदीप पुरी जी ने 12 करोड़ कह दिया। आपकी प्रतिक्रिया मीनू जी? संजीव जी, दरअसल उसमें मजदूरी को जोड़ दिया गया है। मजदूरी, यस यस, किसान पे खेत करने वाले मजदूर, उनको जोड़ दिया गया उसमें। जी 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 जी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट। देखिए, ये सरकार बेरोजगारी को लेके हमेशा से इस तरीके के झूठ बोलती आई है। अभी आप जिन विधायक महोदय का जिक्र कर रहे हैं, जो पंक्चर लगाने की सलाह कर रहे हैं, ये भाजपा में नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, दर्शकों को भी बखूबी याद होगा, बिप्लब देव जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे, तब वो युवाओं को सजेशन दे रहे थे कि भाई तुम सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय बेहतर होगा पान की दुकान खोलो, 5 साल में 5 लाख रुपया कमा लोगे, या गाय पाल लो। बोले 10 साल में 50 लाख रुपया कमा लोगे, 50 रुपए लीटर दूध है। उन्होंने इतना तक युवकों को सलाह दी थी कि आप सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। तो इनको क्या है कि ये मोदी जी ने कहता ना, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना रोजगार। उन्होंने पकौड़ा तलना, इन्होंने पंक्चर का मतलब क्या है। आप इसके पीछे की एक और मानसिकता है कि आप ये देखिए कि पढ़े लिखे लोगों को ये डिमीन करने का तरीका, उनको दिखाने का कि तुम्हारी जो शिक्षा दीक्षा है ना, ये इसी लायक है। मतलब इनको पढ़े लिखे लोगों के प्रति सम्मान ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पंक्चर लगाने का काम कोई सम्मानित काम नहीं है, या पकौड़े तलने का काम सम्मानित काम नहीं है, वो भी है, वो भी करने वाले चाहिए लोगों को। लेकिन है क्या कि अधिकतर लोग मजबूरी में जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। जो आप गुजरात की इसका जिक्र हो रहा है, जहाँ पे वो रेलिंग भी टूट गई, मतलब एक प्यून के पोजीशन के लिए, और इतनी भयानक टूट के पड़ी है भीड़। तो आप स्थिति करीब समझिए ना कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें बता रहे हैं कि कई पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी थे। तो ये इनको आज की बात नहीं है। ये आपको ध्यान होगा कि 2019 में जिस वक्त आम चुनाव जो बिल्कुल परवान चढ़े हुए थे, उसी वक्त आंकड़ा आया था कि भाई इस देश के अंदर 45 सालों में सबसे भीषण बेरोजगारी की स्थिति है। लेकिन सरकार ने उन आंकड़ों को बाहर नहीं आने दिया था चुनावों की वजह से। जो विपक्ष था, कांग्रेस सरकार, उसको लेके काफी हमलावर हुई। कांग्रेस की पार्टी जो थी बहुत हमलावर थी उसको लेके, लेकिन क्योंकि उस वक्त कांग्रेस खुद कमजोर पिच पे खड़ी थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्हीं आंकड़ों को 6 महीने बाद इस सरकार ने ओपनली एडमिट किया कि यस, 45 साल में सबसे भीषण बेरोजगारी इस देश के अंदर है। तो 8 करोड़ की बात कर ले या 12 करोड़ की बात कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 50 करोड़ की भी कर सकते हैं, लेकिन जनता को आपकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। अगर आपके 8 करोड़ रोजगार होते या आपके 12 करोड़ रोजगार दिए होते आपने, तो जनता आपको 240 पे क्यों रोक देती? उनको आपकी योग्यता में विश्वास नहीं कि आप जनरेट कर सकते हैं इतने रोजगार। आपने सारा नोटबंदी के समय से लेके इस देश का एमएसएमई सेक्टर उठ नहीं पाया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, वो उसका ही बंटा धार हो रखा है, क्योंकि बाजार में खपत ही नहीं है और ना मैन्युफैक्चरर्स है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है। तो कहां से आप लाएंगे? कि जिस वक्त ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अगर आपको ध्यान हो, उस वक्त एक आंकड़ा आया था, आई डोंट नो वेदर ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, कि अडानी जो है नंबर 1 के तो अमीर है, लेकिन महज 23,000 लोगों को नौकरी है उनके यहाँ। ये एक आंकड़ा तैर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सेक्टर में है जहां की मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है।
सारा उनका सर्विस सेक्टर उनके हाथ में है। कोई सा भी सेक्टर हो उसमें सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लोगों को आप एम्प्लॉय नहीं करते हैं। तो ये जो सरकार है, इनको मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं है। इनको तो मेक इन इंडिया, टेक इन इंडिया, डांस इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, इन चीजों की तरीके की जो जुमलेबाजी है वो करने से फुर्सत नहीं है। लेकिन पब्लिक अब समझ रही है, पब्लिक को इसमें आप क्यों रुझान जा रहा है विपक्ष की तरफ। आज राहुल गांधी में लोगों, उनको जो यूथ है उसको एक आशा की किरण क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि वो रोजगार की बात कर रहा है और उसके रास्ते दिखा रहा है, खाली बात नहीं कर रहा है। वो एक उसको रोड मैप दिखा रहा है कि भाई हम इस तरीके से रोजगार जनरेट करेंगे। तो लेकिन वो भी लेकिन आप उसको समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है रोजगार जनरेट करना। आपके यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी पद खाली पड़े हुए हैं। 30 लाख नौकरियों की बात तो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान आंकड़ा दिया था, और अगर और बारीकी में जाए अंदर तो और निकले। तो 30 लाख रोजगार तो इमीडिएट दिए जा सकते हैं, और नौकरियां तो इमीडिएट दी जा सकती है, रोजगार को भी छोड़िए। लेकिन वही है कि लोगों ने अभी जो पिछले दिनों भी आंकड़ा आया था कि युवाओं ने, या जो लोग हैं जो बेरोजगार लोग हैं, उन्होंने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है। तो आप निराशा का आलम देखिए कि कितनी निराशा है उस देश के अंदर। जिस युवा वर्ग को आप कह रहे थे कि हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब हम युवा राष्ट्र है, इस देश, इस विश्व में सबसे युवा राष्ट्र है, आज वो बर्डन बन गए हैं वो युवा आपके ऊपर। आप उनको इजराइल भेज रहे हैं कभी मरने के लिए, और कभी आप रूस की सेना में भेज रहे हैं उनको मरने के लिए। और अब ये जो अग्निवीर है ना, ये सारे निकल के रूस की सेना में ही जाएंगे संजीव जी। वहां यहाँ से ज्यादा बेटर कंपेंसेशन मिल रहा है कि अगर मर भी जाए वहां नौकरी करने वाला व्यक्ति रूस की सेना में, तो उसको 1 करोड़ कुछ लाख रुपया उनका कंपेंसेशन है, और उसका परिवार चाहे तो वो आके रूस में रहे, नागरिकता मिलेगी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा रूस की गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ की सरकार से तो बेहतर इंसान की कदर रूस की सरकार कर रही है। यहाँ तो क्या है कि देश के ऊपर शहीद भी हो जाओ, जान भी दे दो, और मिलेगा क्या? सरकार की बिल्कुल उदासीनता, संवेदनहीनता, उसके ऊपर झूठे दावे कि हमने ये दिया और हमने वो दिया। तो ये चीजें बहुत लंबा चलेंगी नहीं, कलह खुलती जा रही है, और ये सरकार जो है अपने ही अंतर विरोधों में, अब तो अंतर कलह भी शुरू हो गई है। अब वो देखेंगे वो अंतर कलह कहाँ ले जाएगी। बाहर से बेरोजगारों का दबाव और अंदर पार्टी का दबाव, तो ये चीजें देखते हैं कहां तक इस दबाव को सहन कर पाती है ये सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र सर, आप तो निरंतर लोकसभा आप संसद कवर करते हैं। हम लोग निरंतर देखते हैं कि कम से कम साल में तो 1-2 अवसर ऐसे आते हैं जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, तब हम अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। 15 अगस्त की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इसके पहले ऐसे निकल के नहीं आए कि 8 करोड़ और इतना, और जो दावे हैं सारी चीजें, मतलब आप कितना जो फिर ब्लेम होता है कि गुमराह करते हैं आप देश को, आप गलत बयानी करते हैं, आप कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी रवि सर? जी नमस्कार। बिल्कुल संजीव सर, देखिए ये सरकार शायद इस मामले में महारत हासिल कर चुकी है कि कैसे आंकड़ों को या तो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए या उनको छिपा लिया जाए। आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम जैसे पत्रकार हमेशा जिक्र करते थे, दिल्ली में बैठे हों या भोपाल में, कि विदर्भ का इलाका फार्मर्स की सुसाइड का कैपिटल बन गया है। 2014 से लेके जब से ये हुकूमत आई है तब से लेकर आज 2024 तक वो आंकड़ा आना बंद हो गया, लेकिन फार्मर्स की सुसाइड तो रुकी नहीं है सर। वहां पर आज भी फार्मर्स की उसी गति के साथ सुसाइड हो रही है जो पहले हो रही थी। उसके बाद रोजगारी की बात, रोजगारी के जो आंकड़े ऑफिशियल आते थे, जो सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए जाते थे, जो अलग अलग संस्थान की तरफ से आते थे, वो आंकड़े देना बंद कर दिया इस संस्थान भारत सरकार के, इस सरकार के आने के बाद से। तो अब हमारे पास आर्थिक सांख्यिकी विभाग है ना, जो नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन सब चीजों को कलेक्ट करती है, अब आना ही नहीं है, टेबल ही नहीं होता ना, शायद हो ही नहीं रहा है। होता ही नहीं सर। वो होता था जब ये बजट आने से पहले, जब एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण सरकार देती है, उस सर्वेक्षण का वो हिस्सा होता था, लेकिन अब वो आता ही नहीं है। उसके बाद जब वो डिटेल्स किसी के पास नहीं आएगी तो आप जो मर्जी प्रधानमंत्री बोल दें, जो मर्जी वित्त मंत्री बोल दें, क्योंकि आपके पास कंटेस्ट करने के लिए तो केवल जनता की आवाज ही है।
उस आवाज को विपक्ष जिस तरीके से उठाता है, अब थोड़ी सी उसको धार मिल गई, इसके पहले उसके पास धार नहीं थी। मीडिया को आपने बिल्कुल इस तरीके से पंगु बना दिया कि जो मसले मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचते थे, अब पूरे 10 साल 2004 से लेकर 14 के बीच में जो कमियां थी उस तत्कालीन मनमोहन सरकार की, वो सब कमियां मीडिया ने उजागर करी और बहुत अच्छे तरीके से जनता के सामने रखी, तो जनता ने सरकार को बदलने का फैसला किया। अब जो कमियां इस सरकार की हैं, उनको उठाने के लिए रास्ते सारे बंद कर दिए, मीडिया को पूरे तरीके से पंगु बना दिया गया। और अब फिर आंकड़े जो सरकार देती है वो बिल्कुल जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग होते हैं, लोगों को उस पर भरोसा होता नहीं है, क्योंकि दिखता कुछ है और प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ और सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। अब देखिए बजट आएगा, आज हम लोग 16 तारीख में बैठे हैं, अगले 10 दिन के भीतर बजट आ जाएगा। आमतौर पर बजट की जो प्रक्रिया है वो ये होती है संजीव सर कि 1 महीने 1.5 महीने पहले वित्त मंत्री जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स इकोनॉमी के हैं, जिसमें से किसान हो, इंडस्ट्रीज हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज, एजुकेशन की इंडस्ट्री हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, सीमेंट की हो, डिफेंस की हो, टेक्नोलॉजी, सबके साथ अलग अलग बैठ के उनके साथ वार्ता करते हैं, गृहिणियों के साथ, छात्रों के साथ, सबके साथ मीटिंग करते हैं और उनके जो ओपिनियंस मिलती हैं उसके अनुसार फिर एक बजट तैयार किया जाता है। लेकिन उस प्रोसेस को भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, इतना सीक्रेट ये प्रोसेस बना दिया गया है कि अब आम आदमी या कोई भी संगठन जो है, जो इंडस्ट्रीज हाउसेज हैं, जैसे फिक्की है, सीआईआई है, इन लोगों के साथ भी वित्त मंत्री की मीटिंग नहीं होती है। तो ओपिनियन जब आप लेना बंद कर देंगे तो फिर कुछ भी आंकड़े आप दो। और ये तो जो लोगों को अभी संजीव जी रोजगार मिल रहा है किसी तरीके से, मैं कहता हूं वो तो भला हो उस दौर में उन लोगों का जिन्होंने नरेगा की स्कीम जारी कर दी। अगर आप समझिए नरेगा आज नहीं होती, ये वही नरेगा की स्कीम है जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विरोध करते थे, इसको लूट का अड्डा बताया जाता था। आज इसी लूट के अड्डे की वजह से लोगों को बचा खुचा रोजगार मिला हुआ है। गांव देहात में जो लोग रोजी रोटी अपनी खा रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, वो इसी नरेगा की वजह से हो रही है। वो वही राइट टू फूड की वजह से बच्चों को आज खाना मिल रहा है और राइट टू एजुकेशन की वजह से मिल रहा है। वो तमाम चीजें जिनको बीजेपी ने या इस सरकार के आने के बाद कमजोर किया गया है, उनकी नींव पहले रखी गई थी। तो सरकार अगर सरकार फैसला अच्छे करती है तो आने वाली सरकारों को उसका इस तरीके से लाभ होता है। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उन सब योजनाओं को खत्म किया, सब योजनाओं को कमजोर किया। और जहां तक बात इदारों की है, देखिए मुझे याद है जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि नेहरू जी अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, अब बताइए क्या देश में बदलाव करेंगे। नेहरू ने कहा कि बदलाव मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, बदलाव तो इदारे करेंगे, इंस्टीट्यूशंस करते हैं बदलाव, इंसान के बस की बात नहीं है बदलाव करना। और उन्होंने जिन इदारों को खड़ा किया, चाहे भाखड़ा बांध जैसा डैम किया हो, चाहे एम्स और आईआईटी आईआईएम्स किए हों, उन इदारों के चलते आज हिंदुस्तान को न केवल मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, बल्कि सबसे वाइज, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में मिले हैं। आईटी सेक्टर जो अगर विश्व में कहीं आज बूम कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तानियों की है। और ये तभी संभव हो पाया जब उस दौर में 70 साल पहले किसी व्यक्ति ने यह सोचा था कि मुझे याद है, एक और बात बताता हूं, भाखड़ा बांध का जब निर्माण हुआ, क्योंकि हरियाणा से जुड़ा भाखड़ा बांध है, उसका जब निर्माण हुआ तो उस वक्त जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाषण देने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये भाखड़ा बांध जो है हिंदुस्तान का मंदिर है, इसकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। ये इदारे हिंदुस्तान का मंदिर हैं और हम लोग आज मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फंसा दिए सर। और एक और बात आखिरी कह के खत्म करता हूं, आज कैसे बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है। जहां पर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ता है, तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करती है। हरियाणा में आज बीजेपी की रैली हुई, अमित शाह वहां पर भाषण देने के लिए आए और ओबीसी समाज की वो रैली थी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज, हरियाणा में नहीं होता, बाकी जगह तो होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी समाज विशेष की रैली करें, लेकिन वो रैली उन्होंने की, नई किस्म की राजनीति की स्टार्ट करी। अमित शाह उसमें भाषण देने के लिए आए और अमित शाह ने कम से कम भी 25-30 मिनट का भाषण दिया और पूरे भाषण में 1 मिनट भी, एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। अब आप देखिए, जब हर चीज आप बैकफुट पर, राहुल गांधी का नाम लेते ही जो आपको फायर बैक कर रही है चीज, उनका नाम लेना बंद कर दिया। तो किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को तुरंत चेंज कर रहे हैं
और जो बड़े मुद्दे ये रोजगार, अग्नि पथ, ये तो बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, इनका तो बहुत ज्यादा असर हरियाणा में है और बल्कि इस इलाके में पूरा है, उनका तो जिक्र करने के उनकी हिम्मत है ही नहीं कि कर पाएंगे। नहीं है जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मुझे याद है सर, मैंने भी उसको पढ़ा है, उस दौर में हम लोग बच्चे थे कि जब आजाद हुआ और नेहरू जी की आपने बात की, तो हम भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। पूछा गया था कौन क्या चाहता, तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो बाद में देश के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था हमें बीएचईएल दे दीजिए। बेल मांगा गया था, वो दूरदर्शिता थी, नेता थे वो उन्होंने अलग से हटके कि हमें ये दीजिए, और उसने एक पूरा का पूरा स्टेट का नक्शा बदला था। तो वो दौर था। अरुण सर, ये जो बात अभी हुई, अभी आईआईटी की बात हुई, हम तो वो आंकड़े ये निरंतर देख रहे हैं, सभी से मैं वो जवाब चाहूंगा। माफी चाहूंगा सर, आज तो हालत ये है कि आईआईटी आईआईएम के बच्चों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। मैं वही सवाल कि आईआईटी में भी बेरोजगारी है, नहीं मिल पाया वो, अब उनको प्लेसमेंट्स नहीं हुए आईआईटी करने के बाद, इतनी महंगी शिक्षा। तो उसने गलत क्या कहा? वो जो विधायक कह रहा है कि छोड़िए साहब, और कितने मुश्किलात से माँ बाप पढ़ाते हैं। और इन सब के अलग जो दूसरी तस्वीर ये है कि आप ये कह दें पकौड़े तलिए, आप ये कह दें कि हमने 8 करोड़ रोजगार दे दिए, तो जो कब तक ये जो इस तरीके से, मुझे लगता है कि अब शायद जो अभी बात कही कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया है, ये जो आप दावे करेंगे ये इनके खिलाफ ही सब चीजें जानी, और शायद अब बदलाव की दौर की शुरुआत हो गई है। अभी बेलाल जी ने भी कहा, ऐसा मान लिया जाए कि अभी झूठे आंकड़े, झूठे दावे अब शायद आगे चलने नहीं वाले हैं। सबका मैं जवाब चाहूंगा इसी। अरुण जी। संजीव जी, पहली चीज मैं ये कहूंगा कि जो डरपोक होता है, जो डरा हुआ होता है, वो झूठ बोलता है। अब 3 चीजों की बात करते हैं। विपक्ष ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया, तो भारत की सरकार ने इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया। कोई और कारण नहीं था, इंडिया गठबंधन था। उसके बाद आ जाइए आप, अभी जो चीज हुई संविधान को लेकर के, कि भाई संविधान के हवाले से विपक्ष चला, और लोकसभा के भीतर आपने देखा कि हर व्यक्ति ने, जो विपक्ष के सदस्यों ने, ज्यादातर उनके हाथ में संविधान की प्रति थी, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक। तो बदले में क्या मिला कि 25 जून निकलने के बाद जुलाई में आके उनको संविधान हत्या दिवस, वो भी गजट नोटिफिकेशन के साथ। इससे शर्मनाक क्या होगा कि संविधान, वो भी विशेष गजट, स्पेशल गजट। वही कह रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद के तहत वो आपातकाल लागू किया गया था। संविधान बनाने वालों ने तब इस बात को सोचा था कि क्या हो सकता है। उसके बाद किया गया, आप नहीं बताएंगे कभी कि आपने किस आधार पर नोटबंदी की थी। तो दरअसल नरेंद्र मोदी के डर जो हैं, अब राहुल गांधी ने जिस तरह सदन के भीतर जब उन्होंने कहा कि आप हिंदू को आतंकी बता रहे हैं, उग्र हिंसक बता रहे हैं, वही जबान बंद करा दी चिल्ला के बोल के। तो अब क्या है, करें क्या? ये बहुत छोटे मन के लोग हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन क्या है? पकौड़े तलिए। इनके विजन क्या है? मैं सरदार पटेल जी की बहुत इज्जत करता हूं, वो भी स्वर्ग से कह रहे होंगे 3000 करोड़ की प्रतिमा उन्हें भी नहीं चाहिए होगी। शंकराचार्य की प्रतिमा, हजारों करोड़ का हिसाब अगर आप लगाएं, धार्मिक स्थान, हिंदुस्तान के लोग तो इनको टूरिज्म स्पॉट क्यों बनाया आपने? क्योंकि आपके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। जवान लाने को क्या कह देंगे, देश में रोज एक आईआईटी खुल रहा है, एक यूनिवर्सिटी खुल रही है, एक कॉलेज खुल रहा है। ये प्रधानमंत्री का बयान है, हमारा नहीं है। किसी भी राज्य में देख लीजिए। मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, आज देश के केंद्रीय और राज्यों के सरकार किसी के भी मेडिकल कॉलेजों में पूरे अध्यापक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो और, कर ही नहीं पा रहे। केवल स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में ही है, आप गिन लीजिए कि 3, 4, 5 से 15 हो गए, लेकिन उनकी हालत क्या है? जी संजीव जी, इन्होंने जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, उनमें शिक्षक नहीं है। फौज के लिए आप अग्निवीर पे जा रहे हो। अरे जो चीज आपको करनी थी, आपने क्या क्या प्रयोग नहीं किए। आप देखिए, नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के योग्य नेताओं को मार के अफसरों को अपनी कैबिनेट में ले लिया। मनमानी कर रहे हैं, कोई विजन नहीं है। और यही वजह है कि वो 8 करोड़ कहते हैं, तो पुरी जी जो हैं वो 12 करोड़ कहते हैं। कल को हो सकता है यस जयशंकर आए, वो जाके कहने 24 करोड़, और अश्विनी वैष्णव तो कुछ और आंकड़ा दे दें। क्योंकि दरअसल पॉलिटिकल नहीं है ये लोग। अब जो बात आपने कही, रविंद्र ने कही कि पिछड़ा वर्ग की जो बैठक थी, रैली थी, उसमें अमित शाह पहुंचे, और अभी 2 दिन पहले बयान था नितिन गडकरी का, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। तब वो भी मोदी की कैबिनेट में। ये विसंगतियां ये हैं कि दरअसल अनपढ़ और
जो विंडिक्टिव मतलब बदले की भावना से पहले दिन से काम करने वाले, अपने बूढ़ों को, अपने घर के बुजुर्गों को अपमानित करने वाले ये व्यक्ति, इनके सामने कुछ नहीं है। ये किसी भी कंस्ट्रक्टिव, जिसको सकारात्मक होता ये कि सारे मठ मंदिर का हिसाब तोड़ के कहते हैं कि हम सेना को मजबूत करेंगे। अब भैया आज शंकराचार्य जी ने पूछा कि 228 करोड़ सोना केदारनाथ का कहां गया, और आप शर्मनाक देखिए कि कहते हैं हम दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फौज में अफसर पूरे नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं? आप केदारनाथ बनाने की बात कर रहे हैं। कायदे से तो अगर जिम्मेदार, देखिए विपक्ष को महाकाल लोग बना रहे हैं, आप पता क्या क्या बना रहे हैं। महाकाल क्या, आपको पूरा मध्य प्रदेश के तो हर शिवराज सिंह चौहान, देवी लोग तो पुण्य लोग तो क्या क्या लोग, और क्या कहें आप, किसकी बात करें। कई बार ये होता है कि अरे किसी भी चीज पर आप टिको जो जरूरी है। बुजुर्गों को रेलवे में जो रियायत मिलती थी वो आपने बंद कर दी, नाम बदल दिए रेलों के। हालत ये है कि प्राइवेट कर दिया है सारा। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस में पिछले हफ्ते चला था, गाड़ी खड़े होकर जलने के टाइम आ गया, सफाई नहीं, बोले साहब आज लोग छुट्टी पड़ते इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ना नहीं है। तो क्या किया है नरेंद्र मोदी ने? ये किया है कि मंदिर में काम करा लो, अयोध्या में राम को ले आओ, केदारनाथ की सड़कें बना दो, जो उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। कहीं भी भाखड़ा नंगल बांध के लिए नेहरू जी ने कहा था वो मंदिर है। इनके लिए क्या मंदिर है? इनके लिए कौन सी चीज मंदिर होती है? ये जब बात करेंगे तब बात करेंगे कि मंगलसूत्र से लेके और आपकी भैंस खोलने तक। कभी भी सकारात्मक बात करते हुए आपने सुना? विपक्ष को लेके इतना भयभीत क्यों? देश की जनता ने आपके साथ खड़े होकर आपको बहुमत दिया, स्पष्ट बहुमत दिया। अब जरा से कम हुए, और अभी भी ये जो है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मुझे विश्वास है कि अगर केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी हरकत नहीं की होती और कलेक्टरों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, तो ये आंकड़ा भी बहुत नीचे होता। तो आज जो तीसरी का सीना ठोक रहे हैं और ये जो झूठ जनता को परोस रहे हैं कि 8 करोड़ रोजगार, सामान्य मान लिया हमने, तो फिर वो 80 करोड़ में से 8 करोड़ कम करिए ना। वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि झूठ बोलना प्रधानमंत्री की आदत है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे हेमंत सर? झूठ बोलना आदत है और देश का दुर्भाग्य, दोनों चीजें अरुण जी कह रहे हैं। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी है, मेरे पास कम वक्त है। छोटा संजीव जी, हिटलर के पास तो एक ही झूठ मंत्री था जो झूठ बोलने और फर्जी प्रचार करने का काम करता था। इनके पास तो ऊपर से लेकर नीचे तक भरे हुए लोग हैं। अब वो खुद उसमें बहुत वो खुद इतने पारंगत है हेमंत सर, वो जो बोलते हैं वो अद्भुत है उनके बारे में। वो मतलब सोचते ही नहीं कि ये पकड़ा जाएगा, वो ये भी नहीं सोचते हैं। बिल्कुल कंटिन्यू। विवेक देवराय जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मुख्य अध्यक्ष हैं, उनका वो क्या संविधान बदलना क्यों जरूरी है, इसके लिए उनके पास पर्याप्त तर्क है और पर्याप्त आंकड़े भी है, लेकिन रोजगार के आंकड़े नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमारे, क्योंकि उसके लिए भी दोषी बताते हैं पिछली सरकार को कि उन लोगों ने इस पर काम ही नहीं किया था, इसलिए हमारे पास उस तरह के आंकड़े नहीं है। अब बताइए, जो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार जो सरकार के हैं नागेश्वरन, उन्होंने क्या कहा था कि सरकार से रोजगार की उम्मीद न करें। ये कौन? एक संजीव सान्याल हैं जो ये वित्त मंत्रालय में के आर्थिक सलाहकार हैं। उन्होंने, सान्याल साहब ने कहा कि ट्रक ड्राइवरों की नौकरी को क्या आप नौकरी नहीं मानते हैं? तो पकौड़ा तलने की बात जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो उसके सपोर्ट में भी तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जो मैंने कहा कि इनके पास झूठ बोलने के लिए, फर्जी प्रचार करने के लिए ऊपर से नीचे तक प्रत्येक विभाग में लोग भरे पड़े हैं। सब दो तरह का चेहरा रखते हैं, जब जरूरत होती है उसी बात कहते हैं। इन्हीं लोगों में से एक ने कहा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो आंकड़े हैं उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। उस समय ये सवाल आया था जब ये कहा जा रहा था कि आप आरबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा था नहीं, हम तो आरबीआई के लिए ये सहयोगी की भूमिका अदा कर रहे हैं। अरे आपकी क्या जरूरत है वहां पर? आपको सहयोग की जरूरत नहीं थी। वो एक स्वायत्त संस्था है, उसको अपना काम करने देना चाहिए था, लेकिन आपने उसकी बाह मरोड़ करके उससे पैसे भी निकाल लिए और उसके कामकाज में हस्तक्षेप भी किया। तो कुल मिलाकर ये है कि जो रोजगार का सवाल हो, करप्शन का सवाल हो,
इन सवालों पर सरकार बहुत बुरी तरह गिरी हुई है और वो आंकड़े, फर्जी आंकड़े जारी कर रही है। आंकड़ों को लेकर फर्जीवाड़े पर इन पर लगातार ये सवाल उठता रहा है और इसका कोई ठोस जवाब सरकार नहीं देती रही है। अपनी मर्जी से ये जरूरत बेजरूरत ये आंकड़े जारी करते हैं, फिर उसके बाद चुप लगा जाते हैं। और ये जो मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी के सामने ये चुनौती है कि आपने लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे आंकड़े क्यों नहीं जारी किए। अगर आपके पास ये आंकड़े थे, ये बहुत पुरानी बात तो है नहीं, ये मार्च से लेकर के मई तक चुनाव हुए हैं, जून के फर्स्ट सप्ताह तक, और इस अवसर पर आपने एक बार भी रोजगार के आंकड़ों के बारे में कोई बात नहीं की। अब आंकड़े आपके पास फटाफट आंकड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और इनका ये जो कहते हैं ना, जैसे जिस एमएलए साहब की आपने बात कही, मैं समझता हूँ कि ये इनकी टैक्टिस होती है कि ये जो जनता के भीतर जो आक्रोश होता है उसको एक तरह से डिफ्यूज करने के लिए कोई कह अरे यार पंक्चर की दुकान खोल लो, तो पान की दुकान खोल लो, और लोग ताली बजाते हैं कि हाँ विधायक जी और एमपी साहब ऐसे भी बीजेपी में है जो इस तरह की बातें किया करते हैं। अरे पार्टी छोड़ो ना, अगर तुमको लग रहा है कि वहां बहुत गलत हो रहा है तो पार्टी छोड़ के बाहर निकलो, सरकार के खिलाफ जंग लड़ो, लेकिन वहां बैठ करके बात करेंगे, फिर उसी पार्टी में रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी। बिलाल सर, वो भी एक पक्ष है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए ना, आप वहां बने क्यों हैं। ठीक बात है जी बिलाल सर, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी प्लीज। संजीव जी, मैंने तो पहले ही कहा कि सारा इनको मालूम है सच्चाई क्या है, ये सब लोग जानते। और सूचना का अधिकार जब उस इंस्टीट्यूशन को डिफेंड कर दिया गया, तो आप कहां से एक्सेस करेंगे किसी आंकड़ों को। मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन पर ही पॉलिटिकल कब्जे हो गए, और ये तो जब पता लगेगा, जब ये सरकारों में नहीं होंगे, तब पता लगेगा घाव कितने गहरे हैं। बिल्कुल तो ठीक है। अभी तक जो दरअसल दिक्कत क्या है, हम कभी मोदी के खिलाफ हो जाते हैं, कभी योगी के खिलाफ हो जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो जाते हैं, कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री। दरअसल अब जो देश के अंदर आप और हम जैसे लोगों को जागरूक करना है, ये वो इस बात के लिए करना है कि वो कौन सी विचारधारा है जो इन लोगों को आगे लाती है। वो नागपुर की कौन सी विचारधारा है जो इस तरह के लोगों को आगे लाती है, निरंतरता में आगे ला रही है, जिसने देश को खोखला कर दिया है। उस विचारधारा का विरोध जब तक आप नहीं करेंगे, ये एक्सेस ऐसे ही रहेगा, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। इस दिशा में काम करने की जरूरत है, ताकि देश को सही डगर पे लाया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी विचारधारा भी एक बहुत बड़ा वजह है जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं देता। मीनू जी, आपकी टिप्पणी। जी, मेरी तो एक ही प्रतिक्रिया है कि भाई कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बस यही कहना है। जी रविंद्र सर, फाइनली आपके टिप्पणी। बहुत अच्छी बात कर रही है कि भाई नहीं कर पा रहे तो उतर जाइए, और क्या छोड़ दीजिए, कोई दूसरे को अवसर दीजिए, करने दीजिए। रविंद्र सर, मुझे लगता है सर कि बार बार जनता इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सरकार को कहां सुधार करने की जरूरत है। 24 के चुनाव में भी दिखाया, अब उपचुनाव में भी ये दर्शन करा दिए हैं कि कहां गलत कर रहे हैं, लेकिन अब भी नहीं सुधरेंगे। तो मुझे लगता है जैसे बीजेपी को पहले बहुत लंबा समय लग गया था सत्ता में आने के लिए, मुझे लगता है अगर इस तरह की हरकतों से अपने आप को दूर नहीं करेंगे तो इस बार उससे भी ज्यादा वक्त इनको इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल बहुत वजह फरमा रहे हैं आप। ठीक कह रहे हैं कि वो आपने जो गलतियां पहले की थी और उसी के कारण जो इतने लंबे वक्त तक आपको दूरी बनाए दूर रहे आप, और अब वो वही स्थितियां फिर पैदा हुई और आप एक बार दूर हुए तो शायद फिर बहुत देर तक आपको फिर प्रतीक्षा करनी होगी। रविंद्र जी, मीनू जी, बिलाल सर, अरुण जी और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक अच्छी और एक शानदार चर्चा के लिए। बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही निकल कर आया है पैनलिस्ट के द्वारा कि झूठे आंकड़े या झूठे दावे ये अब बहुत देर तक दूर तक चल नहीं पाएंगे। जनता देश की समझ रही है। उसने अभी जो 2024 था उसमें एक प्रयास किया था, उसके तो उपचुनाव में भी दिखा। अभी 3 राज्य जा रहे हैं, वहां भी कहीं ना कहीं ऐसी ही पुनः जो है स्थिति पैदा होने की संभावनाएं बन सकती हैं यदि ये नहीं सुधरे तो। और आने वाला जो वक्त है उसमें और इनको कठिनाइयों का सामना, मुश्किलों का सामना यदि यही रवैया रहा तो करते रहना पड़ेगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा जो नियमित अनुरोध रहता है वो पुनः दोहराऊंगा
कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइएगा। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए कि चर्चा आपको कैसी लगी। हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।